कार्यक्रम है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो। हाड़ौती और खास तौर पे कोटा में जिन लोगों ने इन सभी क्षेत्रों में अपनी जान लड़ा दी, अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने सुख दुख की परवाह नहीं की और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए अपनी कड़ी मेहनत से एक ऐसा मुकाम कायम किया कि आम जनता को उसका लाभ मिल पा रहा है। आम जनता के सामने एक उदाहरण है कि इन लोगों ने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा काम किया है कि समाज के सभी वर्गों को उसका फायदा मिल रहा है। तो ये कार्यक्रम खास तौर पे उन लोगों के लिए आयोजित किया गया है और इसका मकसद यही है कि न केवल इससे ये हमारी विभूतियां ही प्रेरित होंगी कि आगे भी इस अच्छे काम को जारी रखें, बल्कि इनका मान सम्मान इस चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जब आम जनता तक जाएगा तो आम जनता में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इन सब से प्रेरित होंगे और उस प्रेरणा को लेकर के इस अच्छे काम को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर किसी एक आदमी ने मशाल उठा रखी है तो हो सकता है इस कार्यक्रम के बाद उस क्षेत्र में 100 मशालें रोशनी फैलाने के लिए आगे आ जाएं। तो इतना पावन पवित्र उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। इस मौके पे खास तौर पे हम कोटा में जब बैठे हैं और इसको कोचिंग सिटी कहते हैं और पिछले कुछ समय से जो कोचिंग के संस्थानों में और कोचिंग को लेकर के कुछ बच्चों की दुखद घटनाओं की जब बात सामने आती है तो मन बहुत व्यथित होता है। यह आज सम्मान समारोह है, मौका नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम कोटा में हैं और विख्यात कोचिंग सिटी में हैं तो ये बात करने का मन करता है, उन बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाने का मन करता है कि उनको इस तरह का कोई भी मानसिक दबाव, मानसिक पीड़ा या मानसिक प्रताड़ना में नहीं रहना चाहिए। बच्चे न केवल उनके अपने माँ बाप का सपना है, बल्कि इस प्रदेश का, इस राष्ट्र का भी सपना है, इस राष्ट्र के विकास के कर्णधार हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आगे वो एक अच्छे नागरिक ही नहीं बल्कि एक अच्छे कह सकते हैं आप यहाँ तरह तरह के, कोई एक अच्छे इंजीनियर बनेगा, कोई एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई और एक अच्छा सिविल सर्विस में जाएगा, कोई और राष्ट्र की किसी और ढंग से सेवा करेगा। तो जब इतना पवित्र उद्देश्य लेकर के आते हैं तो फिर उस उद्देश्य में सफल होने की राह में क्या चीज है जो बाधा बन जाती है, उसके लिए हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम चाहे वो नागरिक हों, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, खासतौर पे कोचिंग संस्थानों को मैं आह्वान करना चाहता हूं आज के इस मौके से कि वो अपने यहाँ एक ऐसा वातावरण पैदा करें, एक ऐसा दोस्ताना वातावरण बच्चों के लिए पैदा करें जहां बच्चे ये समझें कि वो अपने गार्जियंस के पास है। बच्चे किसी व्यवसायिक संस्थान में नहीं आए हैं। कोचिंग को कई बार ये एक इसकी बुराई होती है कि कोचिंग अब एक व्यवसाय बन गया है। जो एक शिक्षा इतना पवित्र उद्देश्य हुआ करता था वो एक व्यवसाय के रूप में तब्दील हो गया है। तो उन संस्थानों को भी मैं कहना चाहता हूं कि वो बच्चों को ऐसा माहौल दें कि बच्चों को लगे कि वो घर से दूर अपने घर में ही हैं, होम अवे फ्रॉम होम। और उनके जो कोचिंग संस्थान के टीचर्स हैं, संचालक हैं और उनके जो प्रेरक हैं और वहां जो साइकेट्रिस्ट हैं या कोई उनको कंसल्ट करने वाले कंसल्टेंट्स हैं, वो उनको वैसा वातावरण दें जैसे घर में एक माँ बाप अपने वातावरण देते हैं। उनको महसूस होना चाहिए कि हम अपने गार्जियंस के बीच में हैं, अपने संरक्षकों के बीच में हैं, न कि किसी ऐसे संस्थान में जहां उनका उद्देश्य अलग है और हमारा उद्देश्य अलग है। मैं समझता हूं हम सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे, कोचिंग संस्थान इसमें आगे आएंगे, बच्चों को अनावश्यक दबाव से बचाएंगे और बच्चों के लिए हर संस्थान में, और यहाँ के जिला कलेक्टर की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने पहल की थी। बच्चों को एक बड़ा ही भावनात्मक संदेश उन्होंने दिया था कि यदि तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम वहां आ सकते हो। ऐसे ही हर संस्थान में भी एक ऐसा कक्ष होना चाहिए, ऐसे डेजिग्नेटेड 2 या 3 टीचर होने चाहिए कि बच्चे, तुम्हें आधी रात को भी अगर कोई दिक्कत हो तो तुम इस टीचर के पास जा सकते हो, तुम दिन में इस कंसल्टेशन रूम में आ सकते हो। अपनी बात को पूरी ओपननेस के साथ, फ्रैंकनेस के साथ आप अपनी बात को शेयर कर सकते हो। अपना कोई दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, दबाव है, आपस का पीयर ग्रुप का प्रेशर है या संस्थान का कोई दबाव है या किसी से कोई शिकायत है या कोई और मानसिक पीड़ा है, उसकी आप चर्चा कर सकते हो। लेकिन
ऐसा कोई बुरा कदम हम नहीं उठाएंगे, ऐसा कोई दुखदायी कदम नहीं उठाएंगे जिससे ना केवल आपके परिवारजन पीड़ित हों बल्कि प्रदेश को भी अच्छा नहीं लगता है, सरकार को भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैं एक आह्वान इस मौके पे करना चाहता हूं। साथ ही बच्चों से जुड़ा हुआ एक संदेश और यहां कहना चाहता हूं। बहुत बार बच्चों को यही कहते हैं बिना उनका दुख दर्द जाने कि आप खुश रहिए। कितने भी बड़े कोई गुरु या साइकेट्रिस्ट या इस तरह के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो सबको यही राय देते हैं कि आप खुश रहिए, और ये और कहते हैं कि हैप्पीनेस शुड नॉट बी योर गोल, हैप्पीनेस शुड बी योर वे ऑफ लाइफ। यानी खुश रहना या खुशी आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए बल्कि आपके जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। अब उस बच्चे को जिसके पास इतना प्रेशर है, घर वाले ये उम्मीद करते हैं कि तुम मेरिट में आओगे, घर वाले ये उम्मीद करते हैं कि तुम लास्ट सेमेस्टर में हो तो तुम्हारा प्लेसमेंट कहीं जरूर होगा, पीयर ग्रुप का प्रेशर है, हर बच्चा देखिए अलग अलग अपना अपना बुद्धि का विकास और बुद्धि का स्तर होता है, और हर बच्चा हर क्षेत्र में अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई पढ़ाई में अच्छा होगा, हो सकता है कोई खेल में अच्छा होगा, हो सकता है कोई आर्ट एंड कल्चर में अच्छा होगा, हो सकता है कोई म्यूजिक में अच्छा होगा। तो उसके उन गुणों और प्रतिभाओं की तो हम कदर नहीं कर पाते और उस पर इतना प्रेशर करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि वो इन सब प्रेशर को झेलते हुए खुश रहेगा। तो ये थोड़ा सा विरोधाभासी चीजें हैं जिसको हमें देखना होगा। खुश रहना और खुशी को बांटना, ये फिर एक दो आयाम है। मैं आप सबसे भी ये शेयर करना चाहूंगा कि मान लीजिए आप कोई बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खा रहे हैं और उससे आपको खुशी मिल रही है, तो ये खुशी है। लेकिन अगर उसी समय आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, कोई ऐसा बच्चा आ जाता है जिसने कई दिन से कुछ खाया नहीं है और बहुत भूखा है और परेशान है, और आप अपने भोजन में से कुछ हिस्सा उसके साथ शेयर कर लेते हैं, उसके साथ बांट के खा लेते हैं, अपनी जो खुशी है उसको उसके साथ बांटते हैं, तो उसके चेहरे पे जो तृप्ति का भाव आएगा, उसके चेहरे पे जो संतोष का भाव आएगा, उस भाव से जो आपको खुशी मिलेगी इंटर्न, वो कंपैरेटिवली स्थायी होगी। अच्छा भोजन करने से आप खुश हुए, वो अस्थायी खुशी है। आपने उसी को बांटा, अपनी खुशी को बांटा, और उससे सामने वाले के चेहरे पे खुशी देख के, सामने वाले के जीवन में खुशी देख करके जो आपको बदले में खुशी मिली, वो कंपैरेटिवली स्थायी खुशी होगी। तो ये मैं एक दो बातें खासतौर पे कोटा के संदर्भ में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बाकी जो यहाँ प्रतिभाएं आई हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं लिस्ट देख रहा था 2 दिन से, तो उसमें जिन प्रतिभाओं का चयन हुआ है उसमें सभी क्षेत्र के लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, शिक्षा जगत के लोग हैं, साहित्य के लोग हैं, आर्ट एंड कल्चर के लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका जो चयन हुआ है वो चयन बहुत ही पारदर्शी तरीके से और प्योरली मेरिट के बेसिस पे हुआ है। सब के सब मेरिट बेस्ड चयनित हुए हैं। मैं एक बार उन सब की तारीफ करूंगा और आप सबसे चाहूंगा कि एक बार ताली बजा करके उन सब का स्वागत किया जाए। आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए माननीय शांति धारीवाल साहब भी आना चाहते थे और माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला साहब भी आना चाहते थे। ओम बिरला साहब का तो बिल्कुल तय ही हो गया था, लेकिन दिन में जब वो बूंदी में कार्यक्रम कर रहे थे और उनको वापस कोटा लौटना था, उसी समय उनको दिल्ली से कोई मैसेज आया, संभवतः प्रधानमंत्री जी का मैसेज था, और उसके बाद उन्होंने हमें फोन किया और बहुत ही उन्होंने मायूसी से कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता हूं। कल वो दिल्ली गए थे और आज सुबह वापस केवल इस कार्यक्रम के लिए और अन्य 1-2 कार्यक्रमों के लिए वो लौट करके वापस कोटा आए थे, लेकिन जैसा विधि का विधान है वो नहीं आ पाए हमारे बीच में। लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं और खासतौर पर जो विभूतियां यहाँ बैठी हैं उन सबके लिए भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं, और मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं उनकी बधाई और शुभकामना संदेश आप तक पहुंचाऊं। तो ये जिम्मेदारी मैंने पूरी कर दी है। और शांति धारीवाल साहब भी यहाँ अभी नहीं आ पाए हैं, जयपुर में आज उनकी बोर्ड मीटिंग्स थी 2-2, अब वो शायद देर शाम रवाना होकर के यहाँ आएंगे। तो उन्होंने भी जो कोटा के विकास में 4 चांद लगाने का काम किया है, मैं इस मौके पे उनका जिक्र किए बिना भी नहीं रह सकता हूँ। अमित धारीवाल साहब हमारे बीच में हैं, तो मैं समझता हूँ वैसे मीडिया के माध्यम से तो ये बात उन तक पहुंचेगी, आप भी ये बात पहुंचाएंगे कि हमने धारीवाल साहब को यहाँ याद किया और कोटा का जो बदलता हुआ स्वरूप है, जो विकसित स्वरूप है, और कोटा एक मॉडल सिटी बनने जा रहा है,
उसकी प्रशंसा चारों ओर है। तो इस मौके पे आप सब लोग भी यहाँ पधारे, आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं अपनी ओर से और चैनल की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सब लोगों को यह आह्वान करता हूँ कि ये फर्स्ट इंडिया चैनल जो अब तक सबसे आगे रहा है, आगे भी आगे रहेगा, न केवल खबरों की दुनिया में बल्कि इस तरह के सामाजिक सरोकारों में भी हमेशा आगे रहेगा और इसी तरह आम जनता के बीच में रहते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल जिस तरह की जानकारी मिली है, मेयर मंजू मेहरा जी को कुछ इमरजेंसी है नगर निगम, इस वजह से उन्हें जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं चाहूंगी कि पवन जी मोमेंटो भेंट कर, मंजू जी बस 1 मिनट, मंजू जी बस 1 मिनट, क्योंकि आप कार्यक्रम में शामिल हुई, सम्मिलित हुई, समझ सकते हैं हम भी कि कुछ इमरजेंसी है, बट मोमेंटो ये एक यादगार पल होगा और ये यादगार आपके लिए, भले ही आप बहुत कम वक्त दे सकी, लेकिन आपका आना ही हमारे लिए बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया मंजू मेहरा जी। मैं बुलाना चाहूंगी आरडी मीना जी को, हमारे खास मेहमान आरडी मीना जी, विशेषाधिकारी यूआईटी कोटा। यूआईटी का